हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी इन्वायरमेंट देख रहे हैं और इसी में हम लोग जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका था कि क्या क्लाइमेट कैसा है और वार्षिक तापांतर कैसा है, ठीक, महासागरीय धारा कैसी हैं। और साथ में मैंने आपको कुछ बताया था कि मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उन कारकों की मैंने सभी कारकों की आपसे आपका चर्चा की थी। क्या की थी? चर्चा। देखिए एक बार, चलिए ये तो देख लिया। ये देखने के बाद थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका तटीय क्षेत्रों की तरफ तापांतर कम हो जाता है, क्यों अधिक होता है, मैदानों में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती चली जाती है, सामान्यता, विविधता, विश्वास, ये सारी चीजें क्या है, इनको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, कैसे इनको मेजर करते हैं। देखिए एक बार फिर मैंने आपसे कहा था, बताओ। ठीक है बच्चों, देख लिया इतना, आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम अक्षांश पर बात करेंगे। ये तो हम देख चुके थे टेम्परेचर का, कि पहाड़ियों पर जैसे हम जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से ही एयर प्रेशर और पवन जो संचरण है वो इफेक्टिव होता है और कैसे काम करता है, इन सभी को हम लोग देख चुके हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में। सबसे पहला कारक है अक्षांश। क्या है? अक्षांश, यानी कि जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। वो किस तरीके से आपका प्रभावित करता है ये हमको देखना है, ठीक। तो कैसे लैटिट्यूड आपका इनको इफेक्ट करता है, थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, कर्क रेखा व्रत देश के मध्य भाग और पश्चिम के कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। अब आपको क्या देखनी है? कर्क रेखा। तो अगर आपको कर्क रेखा देखनी है तो सबसे पहले आपको कर्क रेखा 23.5 डिग्री को आपको देखना होगा और ये आपको नॉर्थ में मिलेगी और भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है। अगर आप इसको पश्चिम में देखोगे तो रन ऑफ कच्छ, सबसे पहले मैप में गुजरात राज्य देखिए, गुजरात में रन ऑफ कच्छ को ढूंढिए। क्लियर है? और वहां पूर्व में और आपको मिजोरम से होकर गुजरती है। और आप मिजोरम स्टेट को देखिए, पहले आप देख लेंगे फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देश का आधा भाग कर्क रेखा व्रत के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा व्रत उत्तर में स्थित शेष उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तर का क्षेत्र है वो कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय है। इस भाग की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की विशेषता है। उष्ण उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषता है। भारत का मैप हमारे सामने आ जाए फिर हम आपको बताएं कैसा है, ठीक। अब आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, समझ। ये है कच्छ का रन और ये है आपका मिजोरम और ये जो लाइन है जिसको ये इस तरीके डॉट खींच रही है ये है कर्क रेखा। क्या है? देख लिया, आगे बढ़े। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को
भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है? ठंडी हवाओं को रोकता है और पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब ये हमारा हो गया, ऐसे मान लीजिए ये थोड़ा बना है, तो यहाँ खड़ा है हिमालय पर्वत, तो ये जो मिडल एशिया है इधर वाला, और ये जो चाइना का है सर्वेरिया वाला, जो इसकी हवाओं है, इनको सबको यहाँ रोक लेता है। इस वजह से ही क्या होता है हमारे यहाँ, ये सारी दिक्कतें आपका जो हमको देखने के लिए नहीं मिलती, और इस वजह से ही अब है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु संबंधित मौसम अवस्थाएं हैं। वायुमंडलीय अवस्थाओं का संचलन। पहला, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कैसा होता है? वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, जो हमारे पृथ्वी पर एयर प्रेशर लगता है, कुछ आपका धरातलीय विंड्स है वो एक्टिवेट होती हैं, कुछ ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण होता है, और कुछ आपका पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है, उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है। देखिए ये सारी चीजें हमको दिखाई देती। एयर प्रेशर का थोड़ा गेम समझते हैं। क्या गेम है? कह रहे हैं कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स में है। कौन सी है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि इस तरह से स्थिति बनाइए कि ये आती है इस दिशा से, इस दिशा की व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में। तो पूछ लिया जाए भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें उनके क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उत्पन्न होता है। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती है। सामान्यतः इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती हैं या बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आइए इन सबको, क्योंकि भारत की जलवायु वायुदाब क्षेत्र तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब, इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं, दक्षिण में निम्न वायुदाब में महासागर उत्तर की ओर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्व में भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न रहता है। इस कारण भारत के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्चतम दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवतीय वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब का की ओर बहने लगती है। इन्हीं से दक्षिण पूर्व मानसून की पवनों के नाम से जाना जाता है। पवन आपका कोस्ट महासागर के ऊपर बहती है, नमी को ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। कैसे करती हैं? भारत की जो मुख्य भूमि है उन पर आपका वर्षा हो गया। अब यहाँ कुछ ऋतुएं हैं जो शिफ्ट करती हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। ऋतु से दूसरी मौसम की ऋतु की अवस्था बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती है। यदि भी यह वर्षा के प्रारूप में विभिन्नता होती है। आपने अपने क्षेत्रों में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में 4 ऋतुओं का पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रों में विविधता वाले के साथ साथ मानसून की भी आपका अल्पनीय है। शीत ऋतु शीत ऋतु उत्तरी भारत में
शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी मध्य तक रहती है। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर जनवरी सबसे कम ठंड के महीने हैं। तापमान दक्षिण की ओर बढ़ता और घटता रह जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गर्म तथा रातें ठंडी होते हुए उत्तर में तुषारपात सामान्यता हिमालय के ऊपरी ढालों में भाग में ये सारी चीजें होती है। चलिए हो गया। अब देखिए, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। देश में अधिकांश भाग में शुष्क मौसम होता है। पवनों के कारण कुछ भाग में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां से ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर आपका बहती हैं। कहां से बहती हैं? स्थल से आपका जो समुद्र है उसकी तरफ ये बहती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं कि लैंड फॉर्म क्या है। देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अगर हाई प्रेशर बनेगा तो कहीं पर एक ऐसा होगा जो आपका लो प्रेशर एयर क्षेत्र को भी बनाएगा। तो एक कमजोर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र में भार की ओर प्रभावित होती है। उच्च वायुदाब से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम से उत्तर पूर्व की गंगा घाटी में बहती हैं। इस मौसम में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तर मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवातीय विक्षोभ का अंतर विशेष लक्षण है। कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। जब शीतकाल में वर्षा होती है तो उसको स्थानीय भाषा में आपका महावट कहा जाता है। रबी की फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण ही शीत ऋतु में ये है ताप का प्रारूप ना के बराबर परिवर्तन होता है। कैसे होता है? कोई चेंजेज आपका शीत ऋतु में आती ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी शीत ऋतु में जो प्लेन क्षेत्र है उसमें हवा वेस्ट से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ चलेंगी। पश्चिम से क्या चली है? ये हवा चली और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा आपका रुख रखती है। आगे देखें, अब है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म मतलब गर्मी। सूर्य के उत्तरायण यानी कि उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण जब कर्क रेखा से उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो आवासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। यानी कि जो आपका टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, और खिसक जाती है तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव से पता चलता है कि मार्च से मई तक मैदान में रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा गया है। मई और मार्च में क्या देखा गया है? आपका टेम्परेचर यहाँ आपको रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। मार्च में दक्कन का पठार उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रैल के मध्य में आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। देश का उत्तरी भाग ग्रीष्म के तापमान में परिवर्तन होता है। वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व का पटना और छोटा नागपुर के पठार में एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है।
कैसा है? इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू गर्मी में एक प्रभावी चिन्ह है। ये क्षेत्र भारी गर्मी और शुष्क पवन है जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है और कभी-कभी देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। कैसी आती हैं? मई के महीने में धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि तापमान को कम कर देती हैं, अपने ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी-कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, साथ ही हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। जब आप देखेंगे हिमवृष्टि के साथ भी होती है और मूसलाधार वर्षा है और वैशाख के महीने में तो उसे क्या कहते हैं कि भैया काल वैसाखी हो रही है, वर्षा पहुंच रही है और पूरा एक सिस्टम पैटर्न हमारे सामने दिखाई देता है। और चलिए, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है, इतना देखा। चलिए एक बार पीछे किसी को कुछ पूछना है कि ग्रीष्म ऋतु वाला सीन कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे है। कॉरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। देख लिया? पीछे थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए। ऋतुओं में टेम्परेचर, धरातलीय परिसंचरण, एयर डिस्टर्बेंस, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा एक बार इसको घर जाकर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।